गुड इवनिंग सभी लोगों को, राधे राधे। आप सभी का अपना चैनल रिजल्ट विथ रुद्राशर में स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे भाई और बहनों? एकदम बढ़िया। खाना वाना खा के आ गए आप लोग? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को ख़त्म करते हैं जल्दी से, फटाफट। ठीक है, 40 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर और ध्यान रखेंगे आप, हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, फालतू कमेंटबाजी का कोई रिप्लाई हमको आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो फटाफट जुड़ जाएंगे सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोग को, राधे राधे। चलिए, चलिए बाबू, बहुत बढ़िया। सब लोग जुड़ जाइए, अपने अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान की गणना कब किया गया था? बोलिए, क्या आंसर हो जाएगा बाबू? फटाफट आंसर बताएंगे आप, ना देर करेंगे ना हम देर करेंगे। ठीक है, और फालतू की बकवासबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बकवास करने से, बातें करने से सेशन में जितना क्वेश्चन हम सोच के आते हैं उतना नहीं करा पाते हैं। चलिए, किसने किया था बाबू? तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी, डीवीएन। ठीक है, हमारे डीवीएन साहब ने, दादा भाई नौरोजी, 1868 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो आपका पहला का सी हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर। दूसरा बताएंगे। ठीक है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह का बाबू निम्न में से संबंध किसका है? ठीक है, चक्रीय का मतलब होता है साइक्लोन, घूमते रहता। प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, जो जारी है। ठीक है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, उत्पादन से, आय से, व्यय से और इनमें से सभी। ठीक है, बताएंगे आप फटाफट कमेंट करके। तो बाबू, चक्रीय प्रवाह आपका आय, ठीक है, उत्पादन, ठीक है, और साथ में इसके साथ जुड़े रहेंगे व्यय। ठीक है, ये तीनों जो है चक्रीय प्रवाह का हिस्सा होते हैं, तीनों आपस में घूमते रहते हैं। उत्पादन करेंगे तो हमें आय मिलेगा, आय होगा तभी हम खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तभी उत्पादन मिलेगा। ठीक है, तो आपका ये सभी इनमें से सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट बताएंगे। भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? भूमि का जो पारिश्रमिक है, ठीक है, उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? मजदूरी, लगान, ब्याज। ठीक है, बताएंगे आप। ठीक है, वेतन। भूमि का पारिश्रमिक, भूमि का जो पारिश्रमिक होते हैं बाबू, वो आपके लगान होते हैं। भूमि पे कुछ टैक्स लगते हैं, ठीक है, लगान होता है। चलिए, तो आपका सभी लोगों का बी आंसर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का बी आंसर सही है। हम आपको सभी का नाम नहीं ले सकते हैं, नाम लेने से क्या हो जाता है बाबू, आपकी, आप जो है पढ़ाई नहीं करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का पारिवारिक आय नहीं बाबू, सार्वजनिक के उपक्रमों की आय नहीं, सरकार की आय नहीं, किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है बाबू? 2024 का सेकंड सीटिंग में। चलिए, नेक्स्ट बताएंगे आप फटाफट। भूमि का पारिश्रमिक, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, शायद तीसरा क्वेश्चन यही था। भूमि का पारिश्रमिक, हाँ तो यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, लगान हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप, लगान। नेक्स्ट, अब कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हैं आज, क्या बात है? हाँ बाबू, जल्दी ही पढ़ाना है, क्योंकि अगर जल्दी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, आपका कमेंट का जवाब देंगे तो फिर सेशन कैसे कंप्लीट होगा? तो सेशन को कंप्लीट करना है, एक दिन में एक चैप्टर नहीं फिर पढ़े तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? है कि नहीं है? चलिए, है कि नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जो है सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा लग रहा है तो एक बार जो है दिल का फिगर बना के भेजिए। चलिए, नेक्स्ट, भारत में, नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किसकी है बाबू? बिहार की, पंजाब की, गोवा की? किसकी है? बिहार की, पंजाब की, गोवा की? बताइए, फटाफट बताएंगे। सी आंसर हो जाएगा, गोवा की। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
बिहार में की प्रति व्यक्ति आय देश भर में किससे कम है? औसत से अधिक है, न्यूनतम है, अधिकतम है, इनमें से कोई नहीं। बाबू बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है पूरे देश भर में सबसे क्या है? न्यूनतम है। तो आपका ए हो जाएगा, 7 का ए। चलिए 8 का बताएंगे आप। वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय कुल मात्रा को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्ष भर में, ठीक है, पूरे वर्ष में जो देश की कुल आय होती है उसकी अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? कुल मात्रा को क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे। प्रति व्यक्ति आय नहीं, औसत आय ये भी नहीं, क्या हो जाएगा बाबू? राष्ट्रीय आय। चलिए 8 वाले का बी सी आंसर इज करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का सी आंसर है। चलिए ऐसे ही आप जो है जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट बताएंगे 9 नंबर सवाल। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? बोलिए, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना परसेंट है? बोलो भाई बोलो। 8%, 9%? नहीं बाबू, 11.003%। याद रखेंगे आप। ठीक है, बिहार में सकल घरेलू उत्पाद कितना है? कुल जीडीपी। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? बोलिए, निम्न में से किस विधि से, ठीक, उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो मूल्य को जोड़ना है तो बाबू, मूल्य को जोड़ना है तो आपका यहाँ पर कहीं ऑप्शन सी दिख रहा है क्या? मूल्य योग विधि। ठीक है, जिसमें मूल्य को जोड़ते हैं। आय के आधार पर करते हैं तो आय गणना विधि, व्यय के आधार पर करते हैं तो व्यय गणना विधि, और मूल्य के आधार पर करते हैं तो मूल्य योग विधि। चलिए सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही है। चलिए तीसा का भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा का जो भयानक मंदी आया था, इससे उबरने के लिए, इससे निपटने के लिए जो है किसने सुझाव दिया था? तो उनके नाम थे बाबू प्रोफेसर केन्स। क्या नाम था बाबू? प्रोफेसर केन्स थे। ठीक है, आराम से एकदम इत्मीनान से सवाल को देखते रहिए और आप सही सही टिक लगाते रहिए। चलिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? बताइए। ये तो सभी लोगों को मालूम है कि जिसकी राष्ट्रीय अधिक होती है उस देश को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विकसित देश कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट बताएंगे 13 नंबर सवाल आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बोलिए, विकसित का अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? बोलिए फटाफट बताएंगे। नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। बोलिए, रुक जाते हैं हम। सर रुक जाइए थोड़ा, रुक गए भाई। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस देश की विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नेपाल जी नहीं, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन बिल्कुल सही। सी वाले सभी सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी वाले सभी सही हैं। ठीक है, सी वाले सभी सही हैं। सी इज द राइट आंसर। सी जिनका जिनका भी है, ठीक है, वो सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट, 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो बाबू याद रखेंगे 16,119 रुपया। 16,119 रुपया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार की किस जिले की सबसे कम किसका है? तो बाबू याद रखेंगे शिवा। चलिए शिवहर किसका है बाबू? शिवहर का। प्रति व्यक्ति आय किसका है? शिवहर। ठीक है, शिवपुर में एक हरि नाम का लड़का है। ठीक है, शिवपुर में एक हरि नाम का लड़का है, उसकी इनकम बहुत कम है। इनकम क्या है बाबू? कम है। ठीक है, और अपनी इनकम ज्यादा करने के लिए, अपनी इनकम को ज्यादा करने के लिए पटना जाता है। कमाने कहाँ जाता है? पटना। पटना जाता है। यानी सबसे अधिक किसकी है? तो पटना की। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम किसका कहेगा? तो शिवहर का। सबसे अधिक याद रखेंगे पटना का, सबसे कम किसका? तो शिवहर का। नेक्स्ट पूछा है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय किसका है? तो कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। हम नहीं बताएंगे, आप बताओगे। बोलिए, बोलो भाई बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शिवहर हो जाएगा। शिवहर वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो 25,000, 25,000,
25,494 रुपया, याद रखेंगे 25,494 रुपया। चलिए बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम आय किस राज्य का है? तो बाबू सबसे अधिक गोवा और सबसे कम किसका? तो बिहार का। नेक्स्ट, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? औद्योगिक क्षेत्र का? बिल्कुल नहीं। कृषि क्षेत्र का? ये भी नहीं। सेवा क्षेत्र का। याद रखेंगे सबसे ज्यादा जीडीपी हम लोग का मजबूत कौन करता है? तो भाई सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र में से हम लोग का जीडीपी बहुत ही मजबूत होता है, तो इसका योगदान कुछ अलग ही है हमारी जीडीपी में। नेक्स्ट, बिहार राज्य की कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? बोलिए कितना परसेंट बाबू? 80%? बिल्कुल नहीं। कितना परसेंट? 86%। याद रखेंगे 86%। 86% हमारी जो है आबादी है जो है बिहार की, वो कृषि पर आधारित है बाबू, कृषि पर आधारित है। 86%। चलिए सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, हम लोग को तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कुछ समय दीजिए बाबू। समय दे देकर थक गए हैं। ठीक है, समय देने से बैकलॉग लग जाएगा आपका। काफी गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? बोलिए गरीबी के कुचक्र, गरीबी जो है कुचक्र है, ठीक, इसको परिभाषित किसने किया था? क्या नाम था उस व्यक्ति का? ठीक है, तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं गरीबी को जो है जिसने परिभाषित किया था उसमें ग लगा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ग होना चाहिए। रैगनर नक्स। ठीक है, रैगनर नक्स। चलिए गरीबी जो है रैगनर नक्स के द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कब मनाया जाता है? वित्तीय वर्ष, बोलिए वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, याद रखेंगे 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च। बहुत बढ़िया, 1 अप्रैल 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी बाबू? बोलिए बोलिए, सब लोग सो गए हैं क्या भाई? वृद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई थी? बोले आंसर बताएंगे आप। कब? 1950 51 में, 51 52 में, 53 54 में, कब किया गया था? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। बोलिए बोलिए बाबू बोलिए, बोलो लाडले बोलो। सेशन को जो लोग भी लाइक नहीं किया भाई लाइक कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट लाइक कीजिए। बस तू लोग फालतू का कमेंट करो भाई, तू लोग को पढ़ना नहीं है। डब्लू बबलू विदेश विदेश। चलिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब से प्रारंभ की गई बाबू? 1951 52। बी वाले ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किस व्यक्ति ने लगाया था? क्या नाम था बाबू उनका? उस महान व्यक्ति का नाम क्या था जिस व्यक्ति ने राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम, ठीक है, जो अनुमान लगाया था? ठीक है, तो याद रखेंगे डीवीएन। ओ भाई डीबीएन, डीवीएन, दादा भाई नरोजी। उस महान व्यक्ति का नाम था दादा भाई नरोजी। चलिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन बाबू हुआ था 1949 ईस्वी में। आजादी के 2 साल बाद, आजादी के 2 साल बाद जो है इसका स्थापना किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद? नहीं। जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है तो वो करता है सीएसओ। सीएसओ बाबू राष्ट्रीय आय की गणना करता है। आप याद रखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? सीएसओ। ठीक है, सीएसओ की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। ये भी आप याद रखेंगे। तो इसमें हो जाएगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए नेक्स्ट सवाल आप बताएंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी हम आपको बताए हैं, अभी बताए हैं, तो कमेंट करके फटाफट बताइए आप। बोलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1951 में। सभी लोग ए वाले सही हैं, ए वाले सही हैं।
नेक्स्ट, तीसा का भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसा तीसा जो चला था बाबू लगभग 4 साल चले थे। ठीक है, तीसा 29 से 33, 29 से 33 आपका याद रखना है, 29 से 33 चला था, लगभग 4 साल। ठीक है, लगभग 4 साल चले थे तीसा की आर्थिक मंदी। चलिए बहुत बढ़िया, तो बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक आय 1868 में बताया था, कितना बताया था बाबू? उस समय लोगों की जो इनकम थी वो कितनी थी? 20 रुपया। प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितना थी? 20 रुपया था। ठीक है, 20 रुपीज। चलिए बी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट बताएंगे, बहुत जल्दी देखिए, अगर हम बातचीत करते तो क्या इतना जल्दी क्वेश्चन कर पाते? 1 घंटा में हम 30-31 सवाल करते हैं, तो हम चाहते हैं कि बातचीत ना हो, पढ़ाई हो थोड़ा सा, और अधिक से अधिक पढ़ाई हो, रोज क्लास ले, बातें कम करें। अगर एक एक दिन में एक एक क्लास को हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म करेंगे तो बहुत जल्दी जो है हम सारे सिलेबस को आपको कैप्चर करा देंगे। ठीक है, इसलिए हमारी इससे उम्मीद मत रखिए कि सर जो है कोई रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने की उम्मीद अब कम है। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब किया था? 1868 ईस्वी में किया था। ठीक है, 20 रुपया बताया था उन्होंने, तो याद रखेंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया, 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? बोलिए, आप बताओगे ये 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? बोलेंगे? अगर ये मालूम है तो बताइए फिर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय औसत आय कितनी थी? बहुत बढ़िया, सभी लोग सही हैं, सभी लोग सही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो बताएंगे बाबू, फटाफट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग का आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, 80.3388 रुपया, बहुत बढ़िया। सी वाले सभी सही है पुत्र, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे आप, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी थी बाबू? डीवीएन ने। डीवीएन का फुल फॉर्म कब से आपको बता रहे हैं? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इसी पुस्तक में तो उन्होंने बताया था कि भारत की लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपया। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? मतलब कितना परसेंट लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? कितना परसेंट की बात हो रही है? बोलिए कितना परसेंट बाबू? तो आप याद रखेंगे 29.8%, 29.8%। ठीक है, याद रखेंगे 29.8% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। नेक्स्ट, नए डाटा के अनुसार, नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितनी है? नए डाटा के अनुसार, ठीक है, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की इनकम कितनी है? तो बाबू 86,040 डॉलर, 86,040 डॉलर याद रखेंगे। ठीक है, कितना कितना ज्यादा है प्रति व्यक्ति लोगों का आय? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलिए, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राजकीय आय से हमें क्या मतलब है? ठीक है, राष्ट्रीय आय बिल्कुल नहीं। कौन प्रभावित करता है बाबू? राष्ट्रीय सॉरी प्रति व्यक्ति आय। जो आपकी रोज की इनकम है उसी इनकम से तो आप अपने रहन सहन, अपने जीविकापार्जन में कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं, तो आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है बाबू? एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे ये मार्कर को हम खरीदे, तो इस मार्कर को खरीदे, तो इस मार्कर को खरीदने के लिए हमें जो टैक्स देना पड़ा ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आप पनीर खरीदते हो, पनीर पे जो टैक्स देते हो वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो आप कमाते हो और उस कमाने के ऊपर जो आपका टैक्स कटता है, घर में लोग बहुत सारे कमाते होंगे आपके, उनसे पता कीजिएगा,
या फिर अब सुनिएगा पीएफ वगैरह जो है निकाला जाता है, तो जो उनका जो है टैक्स लगता है उनको हम लोग बोलते हैं आयकर या फिर, ठीक, आयकर या फिर इनकम। इनकम पे जो टैक्स लगता है, आपकी आय पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं आयकर, यानी ए ऑप्शन सही है सुनेगा। नेक्स्ट, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? विकसित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास। समावेशी विकास का तो मतलब होता है जिसमें सबका विकास होता है, फिर ये तो विकसित के लिए है ही नहीं। विकसित के लिए होता है आर्थिक वृद्धि, विकसित के लिए हो जाते हैं आर्थिक वृद्धि। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी सेशन को आप लोग एकदम वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए जितने लोग लाइक नहीं किए हैं। नेक्स्ट बाबू, राष्ट्रीय आय की गणना की कुल कितनी विधियां है? 3 विधियां। कितनी विधियां बाबू? 3 विधियां। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि है? 3 विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि है? 3 विधि है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? ठीक है, जीडीपी में भी मूल्यह्रास होते हैं, इसमें भी पैसा जो है ह्रास होते हैं, जीडीपी में भी, जीएनपी में भी, एनएनपी, एनएनपी होता है नेट, शुद्ध, इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें बिल्कुल हानि की बात नहीं की जाती है, ठीक है, इसमें शुद्ध आता है, इसमें आपके शुद्ध आते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। सेशन अच्छा लग रहा तो एक बार दिल का फिगर बना के भेजिए। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है? बोलिए। गरीबी रेखा से, ठीक है, गरीबी रेखा, चलिए, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया है? बोलेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए, तेंदुलकर समिति नहीं, लकड़वाला समिति नहीं, रंगराजन समिति नहीं, बहुत बढ़िया, सी वाला सभी सही है, योजना आयोग की समिति, योजना आयोग की समिति। चलिए, नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट नहीं, ये तो मूल्यह्रास होता ही नहीं, मूल्यह्रास होते हैं जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक याद रखेंगे जीएनपी, इन दोनों में मूल्यह्रास होता है, जीएनपी और जीडीपी में। मूल्यह्रास का मतलब क्या हुआ सर? मूल्यह्रास का मतलब होता है मूल्यों में कमी, जिसमें मूल्यों की कमी को घटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलिए कौन थे? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नरोजी, एम एस स्वामीनाथन, साइमन हुजनेट्स, कौन थे बाबू? सब फटाफट बताएंगे कौन थे, नाम क्या था उनका? चलिए, इनका नाम था पीसी महाल नोबिस, बहुत बढ़िया, ए वाले सभी सही है, पीसी महाल नोबिस, पीसी महाल नोबिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक सेशन आपका बढ़िया है, कंप्लीट है, ठीक है। एक बार दिल का फिगर बना के भेजिए, और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे, सब लोग सेशन खत्म होने के बाद जो है शेयर करेंगे और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे, इंस्टा पे स्टेटस लगाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एकदम जो है सेशन को कंप्लीट रूप से देखते रहिए, लाइक कीजिए फिर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो है आपका पार्ट 2 शुरू हो गया, ठीक है, वो एक सेट था, ये पार्ट 2 हो गए, ठीक है। अगर हम रुक रुक के कमेंट सुन सुन के कराते तो फिर यही खत्म हो जाता। देखिए समय देखिए आप, मात्र सेशन शुरू किया हुआ कितना मिनट हुआ? लगभग 25 मिनट, और 25 मिनट में हमने आपको लगभग 45 सवाल करा दिए, और बातें करके कराते तो 1 घंटा लग जाता, और 45 सवाल आपको कंप्लीट रूप से हम करवाने वाले हैं, उसको भी करवा दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोलिए,
करवा दे या फिर नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, तो करवा देते हैं सर, करवा दीजिए सर। चलिए तो फिर करवाते हैं बाबू। चलिए आइए फिर, आइए फटाफट इसको भी तोड़ मरोड़ के खत्म किया जाए, है या नहीं है? चलिए 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें भी हो, देखिए अब कितना हो। चलिए बोलिए फिर। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं, 25,494 रुपया पीछे कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल रिपीटेड होंगे तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? पीछे करवा चुके हैं आयकर, ठीक है पीछे करवा चुके हैं, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं लेना आपको, डायरेक्ट जो टैक्स लगता है। बहुत सारे सवाल जो है वही मिलेंगे आपको। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? बिहार का है। सबसे ज्यादा किसका है? गोवा का है। ये याद रखेंगे आप। उड़ा रहे फटाफट। देखिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है वो। चलिए उड़ाते हैं फटाफट, क्योंकि रिपीटेड सवाल बहुत सारे हैं इसमें। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? लग रहा है सब वही है, पटना। टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? पीछे करवा दिए हैं आपको, प्रति व्यक्ति आय सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? बताइए फटाफट, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बताओगे। बोलो भाई कब हुआ था? ये तो दिया ही नहीं, 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था, ये तो दिया ही नहीं है। 1951 होना चाहिए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि होता है। सर लग रहा है कि सारा सवाल वही है। बिल्कुल हमें भी वही लग रहा है, हमें भी वही लग रहा है, वही सारा सवाल है। हाँ ये बताएंगे, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है? बोलिए। गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसमें दो क्षेत्र बताए गए बाबू, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक बताएंगे आपको शहरी क्षेत्र। एक ग्रामीण और एक शहरी, ठीक है। शहरी के लिए 2100 याद रखेंगे, शहरी के लिए 2100 और ग्रामीण के लिए 2400, ठीक है। ये पिछला क्लास में हम लोग नहीं किए हैं। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, देख लेते हैं आपको, ये तो करवाए हैं। हाँ देखिए, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बताइए 21 नंबर सवाल बताइए, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। चलिए याद रखेंगे बचत, ठीक है बचत कहते हैं इसको। हाँ लगभग सब क्वेश्चन आपका हुआ है, ठीक है। तो देखिए कितने समय, कम समय में हमने सारे सवालों को खत्म कर दिया। परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहते हैं? आय। परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहते हैं? हाँ ये क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन बताएंगे 27 नंबर। परिश्रम से अर्जित धन को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। आय किस प्रकार के श्रम का परिणाम है? शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों, क और ख दोनों, शारीरिक और मानसिक दोनों। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, आय किसे कहते हैं? शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले प्राप्त होने वाली राशि को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ये याद रखेंगे। बी वाले सभी सही हैं, बी वाले सभी सही हैं। इधर शायद कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है रहिए आप। उत्पादन के किस संसाधन का पारिश्रमिक लाभ होता है? उत्पादन, उत्पादन जो करते हैं उसमें किस संसाधन का आय लाभ होता है?
उत्पादन में जो होता है वो होता है साहस। ठीक है, किस संसाधन का? तो साहस। चलिए, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक किस रूप से मिलता है? ठीक है, लाभ के रूप में नहीं, ब्याज के रूप में नहीं, वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में। उत्पादन के भूमि नामक संसाधन की आय क्या है? तो भूमि नामक की क्या होता है बाबू? लगान। ठीक है, लगान। चलिए, श्रमिक को मेहनताना क्या कहलाता है? उसका वेतन कहलाता है मजदूरी। मजदूरी कहलाता है, वेतन। विश्व में आर्थिक विकास या समृद्धि का आकलन किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर, सैन्य क्षमता के आधार पर, आय के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर? किसके आधार पर किया जाता है? आय के आधार पर। आय के आधार पर किया जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसी देश या राज्य का किस आधार पर विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है? तो उसके विकास के दर पर, आय पर, गरीबी पर? नहीं बाबू, आय पर। आय पर ही विकसित और विकासशील रखा जाता है, ये याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय आय का सृजन, राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? राष्ट्रीय आय का सृजन किससे होता है? उपभोग द्वारा? बिल्कुल नहीं। विनिमय द्वारा? बिल्कुल नहीं। वितरण द्वारा? बिल्कुल नहीं। उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ये तो पीछे कर चुके हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है बाबू? उत्पादन के साधनों का आय। ठीक है, उत्पादन के साधनों का आय। राष्ट्रीय आय में कौन से सम्मिलित रहती है? तो राष्ट्रीय आय में होते हैं घरेलू भी और विदेशों भी, दोनों होते हैं। ठीक है, ए भी और बी भी, तो आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन एवं आय गणना आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इनमें सही? क्या हो जाएगा बाबू? इनमें सभी, इनमें सही। नेक्स्ट, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दिया था? उस व्यक्ति का नाम था फिशर। याद रखेंगे, उस व्यक्ति का नाम था फिशर। फिशर नामक व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय कितनी थी? 20 रुपया। कितना था बाबू? 20 रुपया था, याद रखेंगे आप। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किस पर किया जाता है? वर्तमान मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर, दोनों हो जाएंगी, क और ख दोनों। वर्तमान पर भी और स्थिर पर भी। सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? तो क्या करें भाई? चलिए, चलिए तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, और दिल का फिगर बना के भेजेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो कल मिलते हैं बाबू। ठीक है, कुछ नए क्लास में लेकर आते हैं। चलिए बाय, फिर गुड नाइट सभी लोगों को, राधे राधे। सर शायरी सुना दीजिए। चलिए शायरी बाद में सुनिएगा। ठीक है, कल के क्लास में मिलते हैं।